into the topic. चलो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्या है. व्हाट इज इन्फ्लेशन? सो यूनिट 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होती है. सो वन ऑफ यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इन्फ्लेशन. What is inflation? Suppose this is your exam. Ma'am, it is the rise in prices of goods and services over a period of time. Lovely, lovely. So, rise in prices of goods and services over a period of time. Lovely. So, somebody else also was saying something. Shubham, were you saying something? Same. Okay. Anything else? Anybody has a different answer to this? No? Okay. So inflation, exactly जो गुरकृपा ने हमें बताया, inflation is increase in the prices of goods and services over a period of time. तो आपके goods and services जो है उनके prices जो है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उनके prices जो है ऊपर होते जा रहे हैं, they are increasing. इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन. ठीक है, इट्स दैट सिंपल. प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इकोनॉमी में of various goods and services, that is called inflation. चलो, इन्फ्लेशन अगर हमें पता चल गया, फिर डिफ्लेशन क्या होता है. सो जैसे इन्फ्लेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, लेट्स से हम सेइंग कि 5% इन्फ्लेशन रेट है. इसका क्या मतलब हुआ कि कल अगर प्राइसेस 100 रुपए थे, सेम मान लो 100 रुपए में क्या आता है, कुछ बताओ एग्जाम्पल. मान लो कोई एक बिस्किट है जो 100 रुपीज में आता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट है 5%. तो कल मान लो अगले साल एक महीना जो भी हमारा रेट है, तो कल वो कितने रुपीज का आएगा? इफ द इन्फ्लेशन रेट इज 5%, 105. एग्जैक्टली. तो कल जो है उसका प्राइस हो जाएगा 105. ठीक है. सो एक 100 रुपए की चीज में जो भी इन्फ्लेशन रेट अगर आप वो ऐड कर दो, दैट गिव्स यू व्हाट इज द प्राइस गोइंग टू बी इन द लेटर पीरियड. सो इफ 5% इन्फ्लेशन रेट, इसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट्स का प्राइस 100 रुपए था आज, तो कल कितना हो जाएगा? 105 रुपए. तो 105 रुपए में आप वो सेम पीस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीद पाओगे. अब इन्फ्लेशन रेट 10% का क्या मतलब होता है कि अगर 100 रुपए में कोई चीज आज खरीद सकते थे, कल उस सेम चीज को खरीदने के लिए हमें 110 रुपए देने पड़ेंगे. ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. सो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को समझ सकते हो कि इफ a good or service costs you 100 rupees and if the inflation rate is X%, the cost of that product after 1 year और जो भी पीरियड आप बात कर रहे हो is going to be 100 plus X rupees for that same product. ठीक है. So this is inflation. अब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशन क्या होता है? What is deflation? Decrease in the rate of prices. So deflation is exactly the opposite of it. Yes. So this is decrease in the overall level of prices. Exactly. तो जब आपके प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं तो वो डिक्रीज भी हो सकते हैं. सो जब डिक्रीज हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन. ठीक है. सो मान लो एक गुड्स एंड सर्विसेज 100 रुपए के आते हैं, ठीक है, और डिफ्लेशन रेट है 5%. डिफ्लेशन रेट है 5%. इसका क्या मतलब है कि आज ये प्रोडक्ट 100 रुपए में मिल रहा था, अब डिफ्लेशन हो गई 5%, मतलब हर साल 5% प्राइसेस जो है गिर रहे हैं. तो कल वो सेम पीस खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 95. सो अब आपको कम पैसे देने पड़ रहे हैं टू बाय दैट सेम पीस ऑफ प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज डिफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन, डिक्रीज इन प्राइसेस. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब इससे एसोसिएटेड एक और टर्म होती है डिसइन्फ्लेशन. सो अब डिसइन्फ्लेशन क्या होती है? कोई बताएगा? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू अटेम्प्ट?
गेस करो। इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइसेस हमने बात कर ली, डिफ्लेशन डिक्रीज इन प्राइसेस की भी बात कर ली। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? सो इसमें इन्फ्लेशन तो है, ठीक है, इन्फ्लेशन तो वर्ड आ गया है इसमें। सो इन्फ्लेशन तो है, ठीक है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन, सो प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो कम हो गई, ठीक है, मतलब कि डिक्रीज इन द रेट at which prices are rising. So prices increase कर रहे हैं, इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी में, बट वो जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो कम हो गई है। सो मान लो मैं बोलूं कि पहले 5% इन्फ्लेशन रेट था, अब जो है इन्फ्लेशन रेट 3% हो गया। सो इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि प्राइसेस इस लेवल से बढ़ रहे हैं बट वो इन्फ्लेशन रेट ही कम हो गया है। So instead of being 5%, now it has become 3%. कल को वो 2% हो जाएगा। So इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, जहां पे आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता है, ठीक है? इज दैट क्लियर? So this is a decrease in the rate at which your prices are rising. So your prices are rising, but the rate at which they are rising, जिस दर से जिस स्पीड से वो राइज कर रहे हैं वो कम हो गई है, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट, चलो। तो अब इन्फ्लेशन की 3 डेफिनेशंस की बात करने के बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट होता क्या है? काफी काफी टाइम से हम लोग इंटरेस्ट रेट पे डिस्कशन कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट होती सॉरी इन्फ्लेशन रेट सॉरी इंटरेस्ट रेट होता क्या है? जैसे जब भी हम मतलब मनी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आता है। तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं बैंक में पैसे डालूं तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट रेट देगा। सो इसको क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट रेट इज द बेनिफिट, yes, so 50 says extra amount received when you invest money. Exactly. So interest rate क्या होता है कि मैं अगर अपने पैसे से दूर हो जाऊं, सो वो दूरी जो है हमने बनाई है उस दूरी को भरने के लिए what is the return that you are getting? So you are parting away from your money, you are distancing yourself from the money. अब वो मनी कहीं और देने से जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो, when you are parting from money you are losing on your consumption. जो आज खरीद सकते थे वो नहीं खरीद पाओगे, so उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा that is called interest rate, ठीक है? So interest rate is the return that you get on investing money, keeping money, depositing money, all of that हम लोग एक ही कैटेगरी में क्लब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रेट दैट जनरल सेंस में यू कैन से बैंक पेज or whatever is the return that you get if you part away from the money. चलो इसको अभी इसको हटाओ। सो इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट रिटर्न दैट यू गेट व्हेन यू पार्ट अवे फ्रॉम योर मनी, ठीक है? अब इंटरेस्ट रेट जो है 2 तरीके की होती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट। अब मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, एक बैंक में गए आप, ठीक है? आप गए बैंक में, ये बैंक है हमारा, आप गए बैंक में, आपने 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए और बैंक ने बोला मैं आपको 5% रिटर्न दूंगा या 5% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 5% है इसको बोलेंगे नॉमिनल, एग्जैक्टली, इसको बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देता है मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब कि 100 रुपए दिए बदले में वो आपको अगले साल 5 रुपए ऐड करके 105 रुपए के लेने के लिए आप एलिजिबल हो। सो वो 5 रुपीज जो है उसने आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, तो दैट इज मनी, ठीक है? दैट इज मनी। सो इसको बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? चलो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया। अब
ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं मुझे, उससे क्या पता मैं मेरी एक्स्ट्रा मैं कोई प्रोडक्ट खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं, डिपेंड करता है कि प्राइसेस को क्या हो रहा है इकोनॉमी में। सो आपकी रियल परचेजिंग पावर जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, आप कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद पाओगे विद दिस 5 रुपीज, दैट इज कॉल्ड योर रियल इंटरेस्ट रेट। सो दिस 5 रुपीज विच इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने से आप कितने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स खरीद पाओगे, उसको बोलेंगे रियल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 100 रुपए थे, 100 रुपए आपने बैंक में जमा किए, आपको मिल गया 5% इंटरेस्ट रेट, तो अगले साल जो है आपको 105 रुपए मिल गए। ठीक है, रादर देन 100 यू गॉट 105 रुपीज। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, और सपोज आई से कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो 5% थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कल जो 100 रुपए की चीज थी वो आज कितने रुपए में मिलेगी? 105 105 रुपीज में मिलेगी। ठीक है, तो अब मुझे देख के बताओ कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और मेरे को 105 रुपए मिले थे। ठीक है, मैं कल 100 रुपए में एक चीज खरीद सकती थी, आज मुझे सेम चीज खरीदने में 105 रुपए लग गए। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ रियल टर्म्स में ये 105 रुपए और ये 105 रुपए से मेरी तो वही सिचुएशन है जो मैं कल खरीद सकती थी, आज भी मैं वो उतना ही खरीद सकती हूँ। क्या मेरी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर में कोई इंक्रीज हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल 100 रुपए में जितना खरीद सकते थे, आज वो खरीदने के लिए 105 रुपए लगेंगे। तो आपकी नॉमिनल इंटरेस्ट ने सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन को ही कवर किया, तो आपकी रियल परचेजिंग पावर जो है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 है, मतलब देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन योर रियल परचेजिंग पावर। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बोलते कि आपकी इन्फ्लेशन रेट जो इकोनॉमी में है वो 0% है, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले प्रोडक्ट 100 रुपीज का था, अब भी प्रोडक्ट 100 रुपीज का ही है। तो अब जो है, अब आप 100 रुपीज ही है, तो कल आप 100 रुपीज में जितना खरीद सकते थे, आज जो आपके पास 105 रुपए आए हैं, अब आपके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा है, तो आपको वो चीज खरीदने के लिए सिर्फ 100 रुपए ही देने हैं। बट ये जो 5 रुपीज है, दिस इज योर एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव, दैट यू कैन यूज टू परचेज अदर थिंग्स, राइट? सो आपकी रियल परचेजिंग पावर जो है उसमें इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है is going to be a positive number. Is that fine? ठीक है, Yes, sir. चलो, तो ये रियल इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट जो है इट इज वेरी मच लिंक्ड विद द इन्फ्लेशन रेट, कि अगर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट के बराबर ही है तो आपकी रियल परचेजिंग पावर में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है। अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट बड़ी है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से, मतलब आपकी रियल परचेजिंग पावर एक्चुअली कम हो रही है, राइट? सो मान लो ये 5% है और ये मान लो इन्फ्लेशन 10% है। सो आज कल 100 रुपए में जो खरीद रहे थे, आज उसको खरीदने के लिए 110 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये जो 105 रुपए मिले, 105 रुपए आर नॉट इनफ टू बाय दिस 100 रुपीज वर्थ ऑफ आइटम, बिकॉज आज ये 110 रुपए का है। तो आप ये बास्केट में से कुछ इतना पोर्शन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने 5 रुपए आपके कम पड़ गए, राइट? सो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। सो रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है आपस में कनेक्टेड है। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो हमें इन्फ्लेशन को अकाउंट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस और नो? ओके, सो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक पेज यू। सो इसको बोल सकते हैं बैंक, जो बैंक आपको पे करती है। और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज इन योर परचेजिंग पावर। ठीक है, so whatever is increase in your purchasing power, that is your real interest rate. ठीक है,
अब रियल इंटरेस्ट रेट को मैं R से डिनोट करती हूँ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को मैं I से डिनोट करती हूँ, और इन्फ्लेशन को है मैं पाई से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दिस इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एंड दिस इज इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अब मैं अगर इन तीनों का रिलेशनशिप देखूं, सो I can say that real interest rate is nominal interest rate minus inflation rate. So real interest rate is the difference between nominal interest rate and inflation. So हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, जब मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट सेम है तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट क्या था, 0, राइट। whenever my nominal interest rate is greater than inflation, there is some increase in my purchasing power. और जब मेरा इन्फ्लेशन रेट मेरे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से बड़ा है, दैट मीन्स मेरी रियल परचेजिंग पावर, जो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट है, इट इज गोइंग डाउन, इट इज अ नेगेटिव नंबर। इज दैट फाइन? So this is the relationship between real interest rate, nominal interest rate, and inflation rate. Yes or no? Yes. Okay. So अब मैं इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई कर दूं, if I bring this pie on this, like this inflation rate on the left hand side, what will I get? I will get I equals to R plus pi, राइट। कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो दो चीजों से मिलके बना है, एक तो रियल इंटरेस्ट रेट और एक इन्फ्लेशन। यस और नो? Yes. ठीक है। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस इक्वेशन, एंड इसको बोलते हैं फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन, सो एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, इरविंग फिशर, he gave this equation and that is why it is called Fisher equation, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ये कब कब बदल सकता है, जब या तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट बदल रहा हो या तो फिर आपकी इन्फ्लेशन बदल रही है। यस और नो? सो दिस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज डिपेंडेंट ऑन रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। So what does it show? That nominal interest rate can change because of change in real interest rate and by rate of inflation. इन दोनों के चेंज होने की वजह से हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो सकता है। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आप एक बात बताओ, जब हमने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि अगर मनी सप्लाई में ग्रोथ हो रही है, इफ देयर इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन मनी सप्लाई ग्रो होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मनी सप्लाई चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा है? रिमेंबर? प्राइसेस इंक्रीज होता है। यस, सो मनी सप्लाई चेंज होने से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। So remember MV equals to PY. You remember this one? Yes, ma'am. Okay. Yes. Falling value of money. Yes, value falls, right? So हम लोग बोल रहे हैं कि quantity theory of money में जब हमने एड में बोला था कि suppose V is fixed and output is anyways fixed. क्यों? क्योंकि जितना लेबर लगाना था लगा लिया, जितनी कैपिटल थी, सब कुछ अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका V और जो Y है वो फिक्स रहता है। सो जितना आप मनी सप्लाई में इंक्रीज कर रहे हो उतना ही प्राइस इंक्रीज होगा, राइट? तो हम लोगों ने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के हिसाब से क्या बात की थी कि परसेंटेज चेंज इन M लीड्स टू एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। और अभी अभी हमने बात की है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस या राइज इन प्राइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? Rise in inflation. राइट?
सो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन राइज हो रही है, और इन्फ्लेशन राइज होने के वजह से क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ऑलराइट, Yes. ठीक है. तो अब इसको थोड़ा सा ना फॉर्मली लिख लेते हैं. सो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब अगर आप क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी और फिशर इक्वेशन को साथ में देखोगे, तो फिशर इक्वेशन एंड क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी को अगर हम लोग साथ में देखें तो क्या होगा हमारे पास, तो इससे हम बोल रहे हैं जैसे क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी जो है वो हमें क्या बताती है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ मनी ग्रोथ. अगर मनी सप्लाई जो है 1% से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ मनी ग्रोथ बाय 1%, what will it lead to? It will lead to 1% increase in the prices. It will cause 1% increase in prices, and 1% increase in prices is nothing but 1% inflation. Yes or no? Yes. So 1% inflation हम लोग कह सकते हैं. ये इंक्रीज इन प्राइसेस की जगह मैं सिंपली ये लिख सकती हूँ 1% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. ठीक है, चलो. तो ये स्टेटमेंट तो हमें क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी से पता चल गई. अब क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के साथ अब हम फिशर इक्वेशन को भी पिक्चर में ले आए. तो फिशर इक्वेशन क्या बोलती है, I इक्वल्स टू R प्लस पाई. और अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 1% से इंक्रीज हुआ है. तो 1% से अगर ये इंक्रीज हुआ है तो फिर मेरे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को क्या हुआ, वो भी 1% से इंक्रीज हो गया. यस और नो? Yes. ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिशर इक्वेशन, %1 increase in the rate of inflation results in 1% increase in nominal interest rate. तो आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 1% इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो क्या हुआ, 1% मनी ग्रोथ हुआ, उससे क्या हुआ, 1% इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ 1% इन्फ्लेशन रेट. और ये इन्फ्लेशन रेट 1% इंक्रीज होने के वजह से क्या हुआ, 1% इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मनी ग्रोथ हुई थी, उससे इन्फ्लेशन चेंज हुआ, उससे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ. ये वाला रिलेशनशिप हमारे पास क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी की वजह से आता है. ये वाला रिलेशनशिप हमारे पास फिशर इक्वेशन की वजह से आता है. ठीक है, फिशर इक्वेशन टेल्स मी दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली ये देखूं कि 1% मनी ग्रोथ से 1% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है. ठीक है, सो दिस 1-for-1 relation, this 1-for-1 relation between money growth and nominal interest rate. So मैंने क्या बोला, just remove this one. So मैं अगर डायरेक्टली देखूं कि 1% मनी ग्रोथ से 1% जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो ग्रो हो गया. सो डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमने स्टेप वाइज चीजें देखी है, और डायरेक्टली आप क्या देख रहे हो, 1% मनी ग्रोथ से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो 1% इंक्रीज हो गया. दिस पार्ट इज द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. ठीक है, और ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी I इक्वल्स टू R प्लस पाई, इसका यूज करके हम क्या बोल सकते हैं,
कि जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन 1% चेंज हो रही है, आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो भी 1% से इंक्रीज हो रहा है. सो इस फिनोमिना को 1-to-1 इंक्रीज बिटवीन इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर इफेक्ट. सो ये इफेक्ट बिकॉज फिशर इक्वेशन के थ्रू आ रहा है, इसलिए हम इसको फिशर इफेक्ट बोलते हैं. सो क्या बोल रहे हैं? द 1-for-1 relation between inflation rate and nominal interest rate, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड फिशर इफेक्ट. इज दैट क्लियर? ये पूरा पार्ट क्लियर है? यस और नो? तो हमने क्या किया? हमने देखा कि ओके इन्फ्लेशन होती क्या है, डिफ्लेशन क्या होती है, डिसइंफ्लेशन क्या होती है, फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की. अब इंटरेस्ट रेट नॉमिनल भी हो सकता है कि मनी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि भाई मेरी परचेजिंग पावर कितनी इंक्रीज हो रही है. सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड देन रियल इंटरेस्ट रेट. जब हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, कि अगर इन्फ्लेशन और मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेम है तो मेरी रियल सेंस में तो कोई परचेजिंग पावर इंक्रीज ही नहीं हो रही है. सो देन वी केम अप विद दिस रिलेशनशिप व्हिच इज द रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन. और जब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, सो वी गॉट व्हाट इज कॉल्ड द फिशर इक्वेशन. फिशर इक्वेशन टेल्स अस कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है इट इज डिपेंडेंट ऑन रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट. ठीक है. फिर हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन और जो हमारी क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है उन दोनों को कंबाइन किया और फिर देखा कि किस तरीके से हम मनी ग्रोथ और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशनशिप है. मनी ग्रोथ से क्यों देखा? क्योंकि मनी ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में होती है. हमारे हाथ में मीनिंग एज अ सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है. सो मतलब ये एक चीज है जिसको बदला जा सकता है, राइट. सो आप लोगों को प्राइसेस फिक्स करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो. तो हमने देखा कि जैसे ही हम लोग मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं उससे प्राइसेस सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जाते हैं. सो अगर आपकी मनी ग्रोथ 1% से हो रही है तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी 1% से ग्रो करेगी. फिर बिकॉज हमें फिशर इक्वेशन पता है, तो मतलब इन्फ्लेशन अगर 1% से ग्रो कर रही है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 1% से ग्रो करेगा अगर ये आर जो है फिक्स्ड है. ठीक है. सो इन दोनों चीजों को अगर हमने कंबाइन किया तो हमें पता चला कि 1% मनी ग्रोथ से 1% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है. इज दैट क्लियर? और फिर फाइनली जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो 1-to-1 रिलेशनशिप है उसको हम लोग फिशर इफेक्ट बोलते हैं. यस और नो? Yes. ऑल राइट. सो ये पूरा पार्ट क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके लवली. ऑल राइट. चलो तो अब एक सवाल पूछती हूँ मैं. ठीक है. आप जब अपने 100 रुपीज बैंक के पास जमा करने गए तो बैंक ने जो है आपको कोई एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कोट किया होगा. मान लो 8% बोला या 5% बोला कि ठीक है 1 साल रखो और 1 साल के बाद 8% का इंटरेस्ट रेट लेके 108 रुपया या फिर 105 रुपया जाके लेके चले जाओ. ठीक है. अब मुझे पता है कि मेरा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है दिस इज आर प्लस पाई, राइट. कि आर इज माई रियल इंटरेस्ट रेट एंड पाई इज माई इन्फ्लेशन. ठीक है. आज क्या तारीख है? आज है 29 जुलाई. ठीक है. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 29 जुलाई 2022 एंड 1 साल के बाद होगा 29 जुलाई 2023. ठीक है. तो ये आज हम बैठ के बात कर रहे हैं बैंक से और बैंक ने हमें बोला कि 8% इंटरेस्ट रेट आपको देंगे. अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि आज के दिन बैठ के मुझे ये थोड़ी पता है कि अगले साल इन्फ्लेशन क्या रहेगी. यस और नो? कि अगले साल तक अभी मैं आज बैठ के अगले साल तक मेरे प्राइसेस कितने इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा मुझे ये तो नहीं पता. यस और नो? Yes, ma'am.
तो फिर बैंक हमें ये इंटरेस्ट रेट कैसे दे देता है? उसको क्या पता कि भाई ये इन्फ्लेशन रेट क्या है, या मतलब क्या करता है वो? So what do you think is happening here? बैंक अपना प्रॉफिट, Bank, sorry, can you repeat? सोचो सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। या फिर मान लो आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो, आप एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हो, ठीक है। अब सडनली मान लो इन्फ्लेशन बहुत ही आ जाए, ज्यादा आ जाए, आप जितना इंटरेस्ट ले रहे थे उससे भी ज्यादा, तो दैट इज लाइक लूजिंग मनी ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस। Yes, ma'am. तो फिर अभी मतलब क्या हो रहा है, या किस हिसाब से लोग डील करते हैं? मैम स्पेक्यूलेशन होती है ना, मतलब लोग जो है स्पेक्यूलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा या क्या रेट रहेगा, मतलब अंदाजा लगता है। राइट, तो मतलब अंदाजा लगाते हैं लोग कि भाई देखो पिछले क्या ट्रेंड रहे हैं रिसेंट में, तो अगर उस तरीके की इन्फ्लेशन रहे तो हमें इतना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है एक्स आंटे इंटरेस्ट रेट और एक होता है एक्स पोस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये भी देखते हैं। बट डू यू गाइस सी द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हो रही है? इट्स अ जेन्युइन थिंग। मुझे थोड़ी पता है कि भाई 1 साल 2 साल, या बैंक जो 10-10 साल की मतलब पॉलिसीज रोल आउट करते हैं, 10 साल बाद क्या होगा, क्या इन्फ्लेशन रेट होगा हमको नहीं पता। क्या पता हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, क्या पता डिफ्लेशन आ जाए, फिर क्या रहता है, हाउ डज थिंग वर्क इन दैट सिनेरियो? सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी डील विद इट। थोड़ा स्पेक्यूलेट करते हैं, थोड़ा हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि शायद इस तरीके का इन्फ्लेशन हो सकता है। सो वी हैव एन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब आपकी कोई एक एक्सपेक्टेशन है, आप कुछ सोच रहे हो कि ठीक है इन्फ्लेशन रेट शायद इस तरीके की हो सकती है। सो गिवन दिस इज माय एक्सपेक्टेशन अबाउट इन्फ्लेशन एंड आई नो कि दिस इज द इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट दैट आई वांट, so this is the nominal interest rate that I should ask, ठीक है। that is how things go. so एक बारी अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। so तो अब जो चीज हमने बोली कि मान लो एक बोरोवर है और एक है लेंडर, ठीक है। जब भी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है लेंडर ने पैसे दिए, बोरोवर ने पैसे लिए, और बीच में फिर एक पीस ऑफ पेपर होता है कि मैं आपको इतने इतने दिन के बाद ये इंटरेस्ट रेट इस तरीके से, सो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि कब पेमेंट मिलेगी, कितने साल बाद होगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, दीज आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो भी टर्म है, मान लो 5 साल की टर्म है, 5 years, so they have no idea what the inflation is going to be within those 5 years, ठीक है। हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, ठीक है, कि पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाए। इन दैट केस बोरोवर को रियल सेंस में लेंडर को कम पैसे देने पड़ेंगे, सो लेंडर इज लूजिंग। और हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो तो बोरोवर को इन रियल सेंस ज्यादा पैसे देने पड़े लेंडर को, राइट। सो बोथ द केसेस कैन हैपन। सो अब हमें बिकॉज सच इज अ सिचुएशन कि हमें नहीं पता होता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, हमारे जो इंटरेस्ट रेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। सो वी हैव टू इंटरेस्ट रेट्स, वन इज एक्स आंटे रियल इंटरेस्ट रेट। एक्स आंते का मतलब होता है कि जो अभी चीज हुई नहीं है उसके पहले, सो इवेंट होने के पहले का टाइम होता है एक्स आंते। मान लो ये एक इवेंट है, कोई भी एक, मान लो कोई भी एक इवेंट है, इस इवेंट के पहले के टाइम को बोलते हैं एक्स आंते, और इवेंट के बाद के टाइम को बोलते हैं एक्स पोस्ट, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट पता होने के पहले ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रहे हैं। So whatever is the real interest rate even before knowing the inflation rate, that is called ex ante real interest rate, ठीक है। So what is ex ante real interest rate?
it is the real interest rate which the borrower and lenders expect when the loan is made. So जो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन कि मुझे इतना रियल इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स आंते रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. अब एक्सपोस्ट क्या है? एक्सपोस्ट मतलब अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन कि कितना उनको रियल इंटरेस्ट रेट मिला. अब एक्सपोस्ट अगर मैं पूछूं तो एक्सपोस्ट क्या होगा? व्हाट आर योर गेसेस? कि जब टाइम पीरियड हो गया, जब वो 5 ईयर का पीरियड चला गया, तब आपको एक्चुअली कितना रियल इंटरेस्ट रेट मिला. कि मतलब इवेंट होने के बाद जब आप व्हेन यू लुक बैक इन पास्ट एंड सी कि भाई मुझे कितना रियल इंटरेस्ट रेट मिला, उसको क्या बोलेंगे? एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट. कि इवेंट हो गया है, उसके बाद आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो. यस और नो? यस. Yes, ma'am. Okay. So ex post real interest rate. अब ex post real interest rate क्या होता है? It is the real interest rate that actually takes place, yeah, which actually is realized. So वो इंटरेस्ट रेट, वो रियल इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअली आपने रिसीव किया, या एज बोरोवर आपने दिया, एज लेंडर आपने रिसीव किया, जो भी एक्चुअली में हुआ, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट. सो चीजें होने के बाद ही आप एक्चुअली में क्या हुआ वो एनालाइज कर सकते हो. यस और नो? सो तो अब अगर मुझे निकालना है कि एक्स आंटे रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूं? मुझे बस ये पता है कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इन्फ्लेशन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन. अब मुझे जब पता ही नहीं है कि मेरी इन्फ्लेशन क्या होगी, मतलब I don't know for sure कि what is the inflation going to be. So then what can I have? Like what is the, yes, tell me. नॉमिनल माइनस assumed inflation जो भी आपने ली है. Exactly. So assumed inflation को और क्या कह सकते हैं कि जो भी मुझे लगता है कि भाई ठीक है, किस किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या क्या इवेंट हुए हैं, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से क्या इन्फ्लेशन रेट जो है होनी चाहिए. ठीक है. जस्ट गिव मी वन मोमेंट, जस्ट वन. सो सॉरी. या सो सॉरी फॉर दैट. ओके. सो अब जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी इन्फ्लेशन क्या है, सो इसका मतलब है जो भी मेरी अज्यूम्ड इन्फ्लेशन है, जो भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बेस्ट ऑफ द न्यूज दैट आई हैव हर्ड एंड एवरीथिंग, आई कैन यूज व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन्फ्लेशन को. ठीक है. सो रादर देन पुटिंग द एक्चुअल इन्फ्लेशन व्हिच आई डोंट नो, I can write what is my expected inflation. So E pi is nothing but my expected inflation. ठीक है. So whatever I'm expecting the inflation to be. So अगर आप expected inflation use करो rather than actual inflation, जो कि आप यूज कर भी नहीं सकते हो, उस केस में जो R आएगा उसको आप बोलोगे ex ante
रियल इंटरेस्ट रेट। और फिर एक्स पोस्ट क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्स पोस्ट इंटरेस्ट रेट? जब इवेंट हो गया है, जब इवेंट हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, यस और नो? यस मैम। तो ये वाला जो इंटरेस्ट रेट होगा जब इवेंट हो चुका है, तो मुझे पता है कि पिछले सालों में इन्फ्लेशन रेट क्या रही है, सो तब मैं जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है उसको यूज करूंगी। और ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट आएगा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट, यस और नो? सो एक्स आंते रियल इंटरेस्ट रेट जब आप इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को यूज कर रहे हो, एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट जब आप एक्चुअल इन्फ्लेशन जो रियलाइज हुई है इकोनॉमी में उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो सपोज अगर आपकी जो आपने सोचा था, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वही एक्चुअली में इन्फ्लेशन रेट है, तो आपके जो दोनों रियल इंटरेस्ट रेट है उनको क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू इज गोइंग टू बी? सो जो भी आपने सोचा था, मतलब इफ योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज equal to your actual inflation, what is going to be the case? So if this equals to this, तो ये दोनों क्या होंगे? They are going to be the same, yes or no? So nominal interest rate तो जो आपने सेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में वो तो सेट ही रहेगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट फिक्स आप कर लेते हो पहले ही। फिर जो चीज बदलती है वो क्या है? इन्फ्लेशन रेट। तो जो आपने सोचा था वही अगर हो गया तो क्या होगा? जो आपका एक्स आंते रियल इंटरेस्ट रेट है वही आपका एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट होगा। दे बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल, यस और नो? यस मैम। तो जो भी डिफरेंस आएगा आपके रियल इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज जो आपने सोचा था और जो हुआ वो दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हो गई, सिर्फ उसके वजह से जो है आपके रियल इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होगा। ठीक है, सो इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, ऑल राइट, चलो ठीक है। तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब हम लोग सेट करते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब हम सेट करते हैं, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें स्टार्टिंग में ही बताना पड़ता है कि भाई आप पैसा मुझे अगर बैंक में रख रहे हो तो आपको 1 साल के बाद सो एंड सो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक्चुअल इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन नॉट एडजस्ट टू एक्चुअल इन्फ्लेशन, राइट? क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब हम लोग सेट करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। ठीक है, सो जो भी इंसान नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट कर रहा हो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मान लो बैंक को टास्क दिया गया है कि बेटा आपको इन्फ्लेशन रेट, आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट करना है, तो वो क्या क्या चीजों को सोचेगा? सो जैसे जब हम फिशर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, वी सेड व्हाट आई इज आर प्लस पाई। सो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंसान सेट कर रहा है वो क्या देख रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, क्या देंगे हम, और इन्फ्लेशन क्या एक्चुअली है। बट अब हमें ये पता है कि जब इंसान नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट कर रहा होता है उसको एक्चुअल इन्फ्लेशन कभी पता नहीं। सो विच इन्फ्लेशन इज ही गोइंग टू यूज, और व्हाट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज ही गोइंग टू यूज? मान लो मैं बैंकर हूँ, मेरे को आई हैव द अथॉरिटी टू सेट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सो एक तो मेरे को पता है कि ठीक है मैं क्या लोगों को रियल इंटरेस्ट रेट देना चाहती हूँ, प्लस अब मुझे इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो मैं एक्चुअल इन्फ्लेशन तो देख नहीं सकती, तो मैं क्या यूज करूंगी? व्हाट एम आई गोइंग टू यूज? एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या होगी।
सो जब भी मैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट करूंगी इकोनॉमी में, आई विल लुक एट द रियल इंटरेस्ट रेट कि मैं लोगों को कितना पैसा देना चाहती हूँ इन रियल टर्म्स, प्लस व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई बहुत इन्फ्लेशन होने वाली है तो मैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखूंगी, अगर कम होने वाली है तो आई विल कीप द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लो, ठीक है। So my nominal interest rate I is actually dependent on my real interest rate and my expectation of inflation, ठीक है। So जो हमने ऊपर लिखा था वो फिशर इक्वेशन था, but this one this I equals to R plus E pi, which is the nominal interest rate equals to real interest rate plus expected inflation rate. This is how my nominal interest rate is going to be actually determined, ठीक है। So this is, you can say, ये जो है this is the actual Fisher equation. Actual Fisher equation, or you can say updated Fisher equation, क्योंकि nominal interest rate जो है वो inflation पे dependent है ही नहीं, क्योंकि जब आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट करते हो तो आपको इन्फ्लेशन मालूम ही नहीं होती है, राइट। सो दिस इज योर अपडेटेड फिशर इक्वेशन, यू कैन से, ठीक है। सो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मूव्स वन ऑन वन विद इन्फ्लेशन। सो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डजंट मूव वन ऑन वन विद इन्फ्लेशन, इट मूव्स वन ऑन वन विद एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, यस और नो, right? So nominal interest rate I moves one for one with changes in expected inflation. What is your expected inflation? E pi. So आपकी एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ रही है तो आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो आप बढ़ा दो, क्योंकि भाई आपको भी वो पैसे कमाने हैं, है ना। तो अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाओगे तो आपकी रियल इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, राइट। सो यू जितना आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से वो मूव कर रहा है, आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो भी उसी रेट से आप इंक्रीज करते रहते हो, ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल फिशर इफेक्ट। सो पहले हमने उस चीज को समझा था ताकि हम लोग समझ सके, बट दिस इज द रियल थिंग, लाइक दिस इज द एक्चुअल फिशर इफेक्ट, और यू कैन से एक्चुअल फिशर इक्वेशन, ठीक है। इज दैट